नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। पानी की भी अजब कहानी है। बारिश ना हो तो आफत और हो तो आफत। उत्तर से पूर्वोत्तर भारत के बीच का बड़ा हिस्सा इन दिनों दूसरी वाली आफत से जूझ रहा है। आसमान से मुसीबत मूसलाधार बरस रही और जमीन पर जल प्रलय जैसे हालात हैं। मैदानी इलाकों में बाढ़ से सबसे बुरा हाल पश्चिम और उत्तर बिहार का है, जहां 6.5 लाख लोग सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। यहां नेपाल से आने वाली नदियों के उफान के आगे क्या इंसान, क्या जानवर, सभी बेबस है। बाढ़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए बिहार सरकार का एक विभाग है, जिसका नाम है फ्लड मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट सपोर्ट सेंटर। इसकी वेबसाइट पर लिखा है कि राज्य का 73% से ज्यादा इलाका बाढ़ के हवाले। 73% से ज्यादा इलाका। वहां लोगों की जिंदगी नेपाल से आने वाली कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती, महानंदा जैसी नदियों के रहमो करम पर लोगों लगी। ये तमाम नदियां नेपाल में पहाड़ों के ढलान से होती हुई बिहार आती। खबर है कि नेपाल ने गंडक नदी पर बने वाल्मीकि बैराज से पानी छोड़ा, जो बिहार में तबाही मचा रहा। नेपाल में बने बांध और बैराज को ही बिहार में बाढ़ की तबाही मचाने वाला विलेन माना जाता है। 4 साल पहले जब नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन की सरकार चला रहे थे, तब उन्होंने पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज को बिहार में बाढ़ का जिम्मेदार ठहराया था। उनका दावा था कि फरक्का बैराज की वजह से गंगा में सिल्ट यानी रेत की मोटी परत जमा हो रही और उसकी वजह से बाढ़ आ रही। तब विपक्ष के नेता रहे और मौजूदा समय में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कुछ आंकड़े बताते हुए नीतीश कुमार पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया था कि 1954 में जब बिहार में नदियों के किनारे तटबंधों की कुल लंबाई सिर्फ 160 किलोमीटर थी, तब 25 लाख हेक्टेयर इलाके में बाढ़ आती थी। 2016 में जब तटबंधों की कुल लंबाई 3,731 किलोमीटर हो गई, तब बिहार का 72,95,000 हेक्टेयर इलाका बाढ़ प्रभावित हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि तटबंधों ने लोगों को बाढ़ से बचाने के बजाय बाढ़ में और ज्यादा धकेल दी। सरकार बस देखती रह जाती है और वहां के लोग अपनी आंखों के सामने अपना घर बार, मवेशी, खेत खलिहान डूबता हुआ देखते। सलीम अहमद ने एक गजल लिखी थी कि बेताब हवा के झोंकों की फरियाद सुने तो कौन सुने, मौजों पे तड़पती कश्ती है और गूंगा बहरा पानी। बस्ती के घरों को क्या देखें, बुनियाद की हुर्मत क्या जाने, सैलाब का शिकवा कौन करे, सैलाब तो अंधा पानी। एक बार फिर बिहार में सैलाब का अंधा पानी, जिसने करीब 10 जिलों की एक बड़ी आबादी का आज और आने वाला कल बर्बादी की लंबी और अंधेरी सुरंग में पहुंचा दिया। पूर्वी चंपारण जिले में गंडक नदी उफान पर है और नवादा गांव में लगातार पानी बढ़ते जा रहा है, जिसके बाद लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। पानी बढ़ने के साथ साथ यहाँ के लोगों का जीवन यापन भी बहुत मुश्किल में पड़ गया है। पानी घर में भरा हुआ है, सब जगह घर डूब गया है। अभी तक कोई मुखिया उखिया या किसी की तरफ से कोई हेल्प इधर मिलता नहीं है। पानी के प्रहार से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार। कुदरत की विनाश लीला से जनता हुई लाचार। बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड में लोगों के घर ढह गए और उसके बाद लोगों के पास रहने की कोई जगह नहीं है। आसमानी आफत से परेशानियों का अंबार। साहिलों पर सैलाब के आने का शोर थम नहीं रहा। पानी की तेज धार सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। नदियां जमीन निगलती जा रही हैं। पहाड़ टूट कर बिखर रहे हैं। मलबे में तब्दील कस्बों की तस्वीरें खौफ पैदा कर रही हैं। सड़कें दरिया की शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं। आशियाने सैलाब में समाते जा रहे हैं। गांव के गांव जल समाधि लेने लगे हैं। सिस्टम अपनी रफ्तार से लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश जरूर कर रहा है,
लेकिन कुदरत की विनाश लीला बर्बादी की दस्तक दे रही है। आधा हिंदुस्तान इस वक्त मॉनसून की मार से कराह रहा है। पूर्वोत्तर भारत की तस्वीरें तो बेहद डरावनी। बिहार में बाढ़ से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जगह जगह बांध टूटने लगे हैं। सैकड़ों गांवों में पानी घुस आया है। हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। तो पूर्वी चंपारण में गंडक नदी का पानी तबाही लेकर आया है। यहां गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। लोग घुटनों तक पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। कहीं मचान बनाकर लोग सैलाब से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं घर के छतों पर गृहस्थी का तंबू लगाए जिंदगी गुजार रहे हैं। मंदिर से लेकर मस्जिद तक जलमग्न हो चुके हैं। पूर्वी चंपारण जिले में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 4 फीट से 5 फीट तक पानी चला गया है, तो कहीं लोग घर से बेघर हो गए हैं। और हम अभी मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले से संग्रामपुर अरेराज होते हुए गोपालगंज तक जाने वाली स्टेट हाईवे पर, जहां पर 4 फीट से ज़्यादा पानी हो गया है, जिसके बाद यह इलाका पूरी तरह से शहर से कट गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और धीरे धीरे पानी बढ़ते जा रहा है। घर में भरा हुआ है, सब जगह घर डूब गया है। अभी तक कोई मुखिया होके आया, किसी की तरफ से कोई है मतलब हेल्प इधर मिलता नहीं है। अब कुछ लोग अपने रिश्तेदार चले गए गाड़ी में बैठ के, नाव में बैठ के दूसरे जगह। पानी रहेगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। पानी का रफ्तार बहुत तेज बढ़ रहा है। हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। ऑन और पानी समूचा एक ही मालूम पड़ता है। गंडक नदी उफान पर है और पूर्वी चंपारण जिले के इस नवादा गांव में कमर तक पानी है। लोग परेशान हैं और अपना सामान समेटकर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। कोई गांव खाली कर रहा है, तो कोई पानी बढ़ने से छत के ऊपर बैठकर इंतजार कर रहा है कि शायद कुदरत रहम करे। लेकिन नेपाल और बिहार में लगातार बारिश जारी है, जिससे नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पानी बढ़ने के साथ साथ यहाँ के लोगों का जीवन यापन भी बहुत मुश्किल में पड़ गया है। लोग घर से बेघर हो गए हैं और बांध पर अपने माल मवेशियों को रखने के लिए मजबूर हो गए हैं। पूर्वी चंपारण से करीब 150 किलोमीटर दूर समस्तीपुर का हाल देखिए। लगातार हो रही बारिश के कारण समस्तीपुर जिले के शहर से लेकर गांव तक जल जमाव की समस्या से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्तीपुर में बारिश के पानी से बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर 1 से 1.5 फीट पानी जमा हुआ है, तो लोगों के घरों में भी बारिश का पानी घुस आया। घर में रखा सामान तैर रहा है। लोग कुदरत की विनाश लीला से पनाह मांग रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण समस्तीपुर का ये शहर से सटा हुआ जितवारपुर का हसनपुर का ग्रामीण इलाका है, जहां पर लगभग 1.5 से 2 फीट पानी सड़क पे जमी हुई है। और इधर हम आपको दिखाना चाहेंगे लोगों के घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत भी गिर गया है, रात में बच गया सब आदमी। तो इसमें रहते हैं? इसी में रहते हैं। डर भी लगता है? डर भी लगता है। सांप आता है, मोटा मोटा बहुत मोटा सांप आता है और खाना पीना का कोई उपाय नहीं है। बिहार में हर साल बाढ़ आती है और हर साल ऐसा ही तबाही का मंजर नजर आता है। तो आपको बता दें कि इस साल बाढ़ का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के 10 जिलों में सैलाब से हाहाकार मचा है। बिहार की 6.5 लाख से ज्यादा की आबादी सैलाब की मार झेल रही है। राज्य में गंगा को छोड़कर बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, पुनपुन, महानंदा और घाघरा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार में क्योंकि वो नेपाल के तराई में जो बारिश होती है या वहाँ से बराज से अगर पानी छोड़ा जाता है, तो उस पर निर्भर करता है कि बिहार में जो उफान, नदियों में उफान आता है, तो उस पर निर्भर करता है। और पिछले 2-3 दिनों में ये बारिश काफ़ी हुई है और इसके चलते बिहार के लगभग सभी रिवर सिस्टम्स में उफान आया है, डेंजर लेवल से ऊपर हैं। बाढ़ की मार से बिहार त्राही त्राही कर रहा है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश बिहार की नदियों पर भारी पड़ रही है। हजारों लोगों की जान खतरे में है। सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी बाढ़ से बेहाल है। हाल फिलहाल राहत की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही।
ये 6 तस्वीरें बिहार में तबाही की तस्दीक करती हैं। कहीं नदी का पानी कस्बों पर कब्जा कर रहा है, कहीं जल प्रलय से त्राहिमाम मचा है, कहीं नदी का कटाव लोगों की परेशानी का सबब बन गया है। पहले कोरोना और अब सैलाब से बिहार के लोगों पर दोहरी मार पड़ी है। बिहार की जनता घर खेत बहने से दुखी है, तो दूसरी ओर कोरोना के डर से सहमी हुई है। उत्तर बिहार में बाढ़ में बहने का डर और कोरोना के खौफ के बीच लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। प्रशासन का दावा अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यही है कि सड़कों पर पनाह ले रही राज्य की बड़ी आबादी अब भी सरकार की ओर से मिलने वाली राहत का इंतजार ही कर रही है। हालत केवल बिहार की नहीं बल्कि असम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की भी इस वक्त बेहद खराब हालत है। कुदरत रोजाना इम्तिहान ले रही। सबसे ज्यादा खराब हालात उत्तराखंड के हैं, जहां बाढ़ से ज्यादा पहाड़ों के दरकने की वजह से जिंदगी मुश्किल हो गई। लेकिन उत्तराखंड की इस हालत के पीछे कई वजहें और भी हैं। साल 2000 में उत्तराखंड एक नया राज्य बना। नए राज्य के सामने अलग तरह की चुनौतियां होती और करने के लिए कई बड़े काम होते, लेकिन उत्तराखंड ने उन चुनौतियों से निपटने के लिए एक अलग तरह की लकीर खींची। राज्य में सरकारें बदलती नहीं, लेकिन एजेंडा मोटे तौर पर एक ही रहा। वो ये कि राज्य के असीम प्राकृतिक संसाधनों यानी नदियों और पहाड़ों के जरिए पैसा कमाया जाए। उस पैसे से राज्य में मूलभूत ढांचा मजबूत किया जाए, फिर इसी मूलभूत ढांचे के दम पर राज्य में टूरिज्म को बढ़ाया जाए। राज्य सरकारें अपने मकसद में कामयाब भी हुई। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जा सका। पिछले एक दशक में उत्तराखंड पहुंचने वाले सैलानियों की गिनती करीब दुगनी हो गई। लेकिन कुदरत से छेड़छाड़ का अंजाम किसी ने नहीं सोचा। 2005 में देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना। इस एक्ट के तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी। राज्यों में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी। हर राज्य को अपना अलग स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाना था। लेकिन 2013 की तबाही तक राज्य ने अपना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी नहीं बनाया था। जब राज्य बना तो बड़े पैमाने पर पहले माफिया सक्रिय हुए, बाद में सरकार ने ही माइनिंग पॉलिसी बना ली। डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों को साफ करने के लिए नियम कायदे बना दिए। 2010 में राज्य ने भयंकर बाढ़ का सामना किया, काफी नुकसान। फिर 2013 में केदारनाथ में जो तबाही हुई उसने तो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन कुदरत से छेड़छाड़ के मसले उत्तराखंड में बार बार उठते रहे। 2011 में स्वामी निगमानंद नाम के एक साधु एक माइनिंग कंपनी के विरोध में 68 दिनों तक अनशन पर बैठे रहे और आखिरकार भूख से उनकी जान चली गई, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। माइनिंग की गाइडलाइन कहती हैं कि संवेदनशील पहाड़ों में 90 सेंटीमीटर से ज्यादा खुदाई न की जाए। 90 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर से भी कम। लेकिन निजी कंपनियां अक्सर इससे 10 गुना तक गहराई तक पहाड़ों की खुदाई करने को तैयार रहती। उत्तराखंड के श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है। उसके जियोलॉजी डिपार्टमेंट की एक रिसर्च कहती है कि महज 1 दशक में ही राज्य में 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल को काटा गया और जमीन का इस्तेमाल सड़क, सिंचाई या बिजली बनाने के प्रोजेक्ट में हुआ। लेकिन इस बार जो आफत आई है वो ये बता रही है कि अगर अब भी गलती का एहसास नहीं हुआ तो बहुत देर हो जाएगी। असम में जल प्रलय से बेबस हुई जनता। पहाड़ों में खिसकती चट्टानों का खौफ। खेत जल थल कर दिए सैलाब ने। मर गए अरमान सब दहकान। जी हां, मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक मानसून की बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। गांव तो गांव, शहरों में भी बादल, बारिश और बाढ़ हर रोज तबाही की नई तस्वीरों की वजह बन रही है। बिहार के बाद अगर सैलाब ने सबसे ज्यादा कहीं तबाही मचाई है तो वो असम है।
शांत ब्रह्मपुत्र नदी की जलधारा तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब वही शांत नदी रौद्र रूप लेती है तो न सिर्फ लाखों लोगों को बाढ़ में डुबोती है, बल्कि गांवों के नामो निशान मिटाकर इतिहास बना देती है। इस बाढ़ पीड़ित महिला की आंखों में ब्रह्मपुत्र नदी का खौफ साफ नजर आ रहा है। डिब्रूगढ़ जिले में कभी इस महिला का गांव रंगा मोला हुआ करता था, जो आज किसी टापू की तरह नजर आ रहा है। सपनों और उम्मीदों का आशियाना जल समाधि ले चुका है। अभी हम सामने हमारे गाँव सारा भी टूट गया। अभी इधर कुछ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अभी जहाँ दूसरा जगह में उस पर हम रहने गया, वहाँ भी हम कितना दिन रह पाएंगे वो भी नहीं पता। अभी तो बाढ़ का सीजन ही है, अभी और दो तीन बार और आएगा। तो अभी आप लोगों का गांव क्या नदी में चला गया? पानी में भी चला गया है और है ही हम गाँव है ही नहीं। डिब्रूगढ़ के इस गांव के ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन होने के बाद लगभग 95 परिवारों ने जैसे तैसे जान बचाई। तो रंगा मोला गांव की तरह मीरी गांव भी ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन हो गया। इस गांव में रहने वाले ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित जंगल झाड़ियों में किसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। एक तिरपाल के नीचे चूल्हा जल रहा है और दुश्वारियों का आलम क्या है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पेड़ों की डालियों पर मचान बनाए गए। खतरा में है, अभी खतरा में है। जो नदी काट रहा है तो एक दिन का भरोसा नहीं है इसमें। जब बैठा हुआ है तो जाएगा कहाँ हम लोग। इसे जंगल का बीच में एक टुकड़ा माटी बच गया, उसमें रुका हुआ है। दोनों तरफ नदी है, नदी का बीच में है। असम के डिब्रूगढ़ से लेकर सोनितपुर तक पानी ही पानी नजर आता है। यहाँ के 33 जिलों में से लगभग 24 जिले बाढ़ की चपेट में। करीब 24 लाख लोग सैलाब की मार से बेहाल हैं। लगभग 50,000 लोग राहत कैंपों में। तो मौसम लगातार खतरे की घंटी बजा रहा है। मैदानी इलाकों का हाल तो बुरा है ही। पहाड़ों में बारिश से खौफ पसरा हुआ है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। प्रशासन का दावा है कि वो बारिश के दौरान किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार है। इसी को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने मॉनसून में सभी फील्ड कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। लेकिन अब भी लोगों तक राहत नहीं पहुंच रही है, जिसकी तस्दीक करती हैं मुनस्यारी से आई ये तस्वीरें। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बारिश की वजह से कैसे रास्ते गायब हो गए हैं, कैसे पहाड़ टूटकर जमीन पर आ गिरे हैं, कैसे लोगों के आशियाने मलबे में तब्दील हो गए हैं। इसकी तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज 18 की रिपोर्टर यहां के धापा गांव पहुंची तो पता चला कि यहां गाड़ी आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। पैदल पहाड़ से चलकर गांव तक आने में घंटों लग जाते हैं। मोटर कनेक्टिविटी नहीं है। वो उस तरफ अगर आप देखें, उधर तक सिर्फ गाड़ी आती है, गाड़ी को वहां रोकना पड़ता है और इसके बाद जो सफर है वो पैदल तय करना पड़ता है। यानी कि मोटर कनेक्टिविटी किस तरीके से खराब हुई है भूस्खलन की वजह से, बारिश की वजह से, ये पूरा रास्ता कुछ इसी तरीके से यहाँ तय करना पड़ता है। न्यूज 18 की रिपोर्टर किसी तरह धापा गांव तक पहुंची तो वहां का नजारा बेहद डरावना था। भूस्खलन की वजह से गांव के कई मकान जमींदोज हो चुके थे और लोग गुफाओं में रहने को मजबूर हैं। महिलाएं और बच्चे सरकारी मदद के अभाव में बारिश के इस मौसम में गुफाओं में दिन गुजार रहे हैं। गांव का नाम है धापा गांव। अब मैं आपको इस गांव की तस्वीर दिखा रही हूँ। क्या आप मानेंगे कि इस सदी में भी कोई ऐसा हो सकता है जो गुफाओं में रह रहा है? ये तस्वीरें आपको मैं एक परिवार के यहाँ दिखा रही हूँ। यहाँ बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड में लोगों के घर ढह गए और उसके बाद लोगों के पास रहने की कोई जगह नहीं है। ये पत्थरों के बीच बनी एक गुफा ही इन लोगों का आशियाना है। पिथौरागढ़ जिले के बंगापानी इलाके में सोमवार तड़के बादल फटने की घटना में 10 लोगों की मौत हो गई थी। बुधवार को यहां मलबे से 3 और शव बरामद किए गए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदियां भी उफान पर हैं। कई जगहों पर सड़क में दरार आ गई। तो अगले कुछ दिनों तक बारिश ऐसे ही होते रहने की आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में लोगों की मुसीबतें शायद ही कम।
अमेरिका और चीन के बीच जिस कोल्ड वॉर की आहट 1 दशक से महसूस हो रही थी, उसकी शुरुआत हो ही गई। अमेरिका ने अपने टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन शहर में चीन का वाणिज्य दूतावास बंद करने और वहां से चीन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को रविवार तक अपने घर लौटने का आदेश जारी कर दिया। वाणिज्य दूतावास बंद करने का फरमान जारी होते ही चीन तिलमिला उठा। उसने अमेरिका के आरोपों को झूठा बताया, लेकिन जिस तरह से ह्यूस्टन में चीन के कॉन्सुलेट में अचानक कागजात जलाए जाने लगे, उससे साफ है कि वहां साजिश की कोई बड़ी खिचड़ी चीन पका रहा था। अमेरिका के इन आरोपों और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तीखे तेवरों से भड़के चीन ने जवाबी कार्रवाई की धमकी देनी शुरू कर दी, जिससे अमेरिका और चीन के बीच टकराव बढ़ने का अंदेशा है। जवाबी कार्रवाई क्या होगी, इसके बारे में अभी चीन ने चुप्पी साध रखी। फिलहाल चीन की सेना दक्षिण चीन सागर में अंधाधुंध मिसाइलें दाग रही। अमेरिका और चीन दोनों तरफ से संकेत यही हैं कि खुली जंग न सही, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले शीत युद्ध का शंखनाद तो हो ही चुका है। दोनों के बीच कूटनीतिक जंग का ये नया दौर शुरू होने से 2 हफ्ते पहले ही चीन के विदेश मंत्री यांग यी ने खुद माना था कि चीन और अमेरिका कोल्ड वॉर की दहलीज पर खड़े। उन्होंने अमेरिका में मैकार्थीवादी कट्टरपंथियों के हावी होने का आरोप लगाया था। मैकार्थिज्म यानी मैकार्थीवाद क्या है? दूसरे विश्व युद्ध के फौरन बाद जब अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब वहां जोसेफ मैकार्थी नाम के सेनेटर हुआ करते थे। घोर राष्ट्रवादी थे, जिनके बारे में मशहूर था कि वो बिना सबूत पेश किए गए किसी को भी सोवियत संघ का एजेंट घोषित कर देते थे। उनकी साख ऐसी थी कि अमेरिका में लोग उनकी बात पर आंखें मूंद कर भरोसा भी कर लेते थे। अमेरिका में पूर्व सैनिकों का एक संगठन था। वो मैकार्थी साहब की हर बात को सही साबित करने में जुट जाता था। मैकार्थी को सोवियत संघ के खिलाफ शीत युद्ध भड़काने का जिम्मेदार माना जाता था। अब चीन की सरकार डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों पर मैकार्थी की राह पर चलने का आरोप लगा रही। अगर चीन का आरोप ही सही है, तो भी इससे यह तो तय है कि चीन और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का बीज बोया जा चुका है। चीन के गले में ट्रंप के 3 फंदे। समंदर में हुई चीन की सैन्य नाकाबंदी। ह्यूस्टन में चीन के घर में तालाबंदी। और दुनिया भर में चीन के जासूसों की घेराबंदी। We are setting out clear expectations for how the Chinese Communist Party is going to behave. And when they don't, we're going to take actions that protect the American people, protect our security, our national security. अमेरिका और चीन के बीच चल रही खींचतान अब उस मुकाम पर आ गई है जहां दोनों देशों के बीच कभी भी जंग का यलगार हो सकता है। अमेरिका ने पूरी तैयारी से चीन के इर्द गिर्द ऐसा शिकंजा कस दिया है कि चीन तिलमिला उठा है। इसी बौखलाहट में चीन अब समंदर में आग बरसा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच अब तक जुबानी जंग और कूटनीतिक दांवपेच ही चले जा रहे थे, लेकिन अब हथियारों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। अमेरिका के शिकंजे में फंसे चीन को जब कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने मिसाइल वॉर शुरू कर दी। चीन ने दक्षिण चीन सागर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3000 मिसाइलें दाग दी। चीन अमेरिका के शिकंजे में फंसकर भले ही इस कदर बौखला उठा है कि उसने समंदर में ही मिसाइल की बारिश शुरू कर दी है। चीन की इस मिसाइल वर्षा का पूरा सच आपको दिखाएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि चीन के इस कदर बौखलाहट की वजह क्या है। चीन की बौखलाहट की वजह है अमेरिका का चौतरफा वार। अमेरिका ने एक तरफ पूरे एशिया में चीन की सैन्य घेराबंदी कर दी।
दूसरी ओर अमेरिका ने अब उसके वाणिज्य दूतावास पर तालाबंदी शुरू कर दी है। साथ ही अमेरिका ने दुनिया भर में फैले चीन के जासूसों की भी घेराबंदी कर दी है। अमेरिका हर प्रकार से चीन को इसके लिए पनिश करना चाहता है और दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति वही है जो वास्तव में चीन को ठिकाने लगा सकती है। इसको निगाह में रखते हुए अमेरिका ने उसकी सैन्य घेराबंदी की है, ह्यूस्टन में दूतावास बंद किया है, उसके हाईजैकर्स के ऊपर शिकंजा किया है और उसके ऊपर अनेकों और कदम उठाने जा रहे हैं। अमेरिका की इस बिसात पर चीन पूरी तरह से चित हो चुका है। चीन को सबसे बड़ा धक्का लगा है अमेरिका के ह्यूस्टन में चीन के वाणिज्य दूतावास को लेकर ट्रंप सरकार के फरमान से। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के ह्यूस्टन में चीन के वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दे दिया है। अमेरिका ने 72 घंटे के अंदर इस वाणिज्य दूतावास को बंद करने का फरमान सुनाया है। अमेरिका का मानना है कि चीन का ये वाणिज्य दूतावास उसके देश में जासूसी करवा रहा है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि वाणिज्य दूतावास अमेरिका की सैन्य जानकारी चुरा रहा है। China is vowing to retaliate after the U.S. accused the country of hacking into companies doing coronavirus vaccine research and ordered its consulate in Houston to close. अमेरिका में चीन के वाणिज्य दूतावास को लेकर चीन और अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से तलवार खींची हुई है और ये विवाद जासूसी का एक मामला सामने आने के बाद शुरू हुआ। दरअसल 21 जुलाई को अमेरिका ने चीन के 2 हैकर्स पकड़े। इन दोनों हैकर्स के रिश्ते चीन की खुफिया एजेंसी से थे। ये दोनों ही अमेरिका की 2 दवा कंपनियों के दस्तावेज चुरा रहे थे। इन हैकर्स के निशाने पर कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी रिसर्च के डेटा थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन हैकर्स को निर्देश ह्यूस्टन में चीन के वाणिज्य दूतावास से मिल रहा था। चीन के वाणिज्य दूतावास से जासूसों का रिश्ता सामने आने के बाद ट्रंप प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ह्यूस्टन के वाणिज्य दूतावास पर 72 घंटे में ताला लगाने का फरमान सुना दिया। ये जो आदेश दिया गया है, इसके पीछे आरोप ये लगाया गया है कि चाइना हैकर्स की मदद से यूनाइटेड स्टेट्स के तमाम जो है सीक्रेट्स को चुराने की कोशिश कर रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना की जो वैक्सीन है उसके जो डेवलपमेंट का जो कार्य किया जा रहा है, उसकी जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, उसको चाइना हैकर्स के माध्यम से चुराने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका ने चीन को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए इस दूतावास को बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि अमेरिका को शक है कि वाणिज्य दूतावास की आड़ में चीन जासूसी कर रहा था। अमेरिका के इस शक पर मुहर इस वाणिज्य दूतावास के अफसरों की हरकत से लगी। अमेरिका का फरमान आते ही ह्यूस्टन में चीन के वाणिज्य दूतावास से आग की लपटें उठने लगी। दरअसल अमेरिका का आदेश आने के फौरन बाद वाणिज्य दूतावास के अफसरों ने इमारत के पिछले हिस्से में फाइल जलानी शुरू कर दी। माना जा रहा है कि चीन के अफसरों ने जासूसी का सबूत मिटाने के लिए आगजनी को अंजाम दिया और सभी खुफिया दस्तावेज जला दिए। चीन के अफसरों की इस हरकत को इस इमारत के बगल की इमारत में मौजूद कुछ लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। चीन के वाणिज्य दूतावास में इस आग से अमेरिका का शक और गहरा गया और अब अमेरिका ने चीन के दूसरे वाणिज्य दूतावास पर भी निगरानी बढ़ा दी है और ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले दिनों में चीन के कुछ और दूतावास भी बंद हो सकते हैं। As far as closing additional embassies, it's always possible. You see what's going on. We thought there was a fire in the one that we did close, and everybody said there's a fire, and I guess they were burning documents or burning papers, and I wonder what that's all about. ट्रंप के इस बयान के बाद सैन फ्रांसिस्को में भी चीन के वाणिज्य दूतावास की जासूसी से जुड़े कुछ काले कारनामों के सुराग मिलने शुरू हो गए। यहाँ भी मामला चीन की एक जासूस को बचाने को लेकर है। दरअसल चीन की एक महिला वैज्ञानिक अमेरिका के वीजा नियमों का उल्लंघन करती हुई पाई गई। महिला चीन की सेना से जुड़ी हुई थी, लेकिन ये जानकारी उसने अमेरिका को नहीं दी, जिससे अमेरिका के अफसरों ने शक के आधार पर महिला से पूछताछ की। पूछताछ में भी महिला ने गलत जानकारी दी, लेकिन अमेरिका के अफसरों को इस महिला के चीन की सेना से जुड़े होने के सबूत मिल गए। इसके फौरन बाद महिला सैन फ्रांसिस्को में चीन के वाणिज्य दूतावास में छिप गई। इस तरह सैन फ्रांसिस्को का वाणिज्य दूतावास भी अमेरिका के रडार पर आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में चीन के और भी दूतावास बंद किए जा सकते हैं। इससे साफ है कि अगला नंबर सैन फ्रांसिस्को में चीन के वाणिज्य दूतावास का हो सकता है। कि चीन जो है बड़ी दखलंदाजी कर रहा है अमेरिका के कई शहरों में, और अमेरिका चीन के कई और दूतावासों को भी बंद कर सकता है, जिसमें सैन फ्रांसिस्को सबसे पहले हो सकता है। चीन ने अमेरिका को वार्न किया कि अगर इस माफी की कार्रवाई करें तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा।
अमेरिका के इस वार से चीन बुरी तरह से बौखला उठा है। चीन का मीडिया चीख चीख कर अमेरिका को धमकी दे रहा है कि वो गंभीर पलटवार करेगा। ये भी माना जा रहा है कि चीन अब जवाब में वुहान में अमेरिका का वाणिज्य दूतावास बंद करने का फरमान सुना सकता है, क्योंकि उसे डर है कि वुहान में अमेरिका का दूतावास कोरोना को लेकर उसकी करतूतों का सबूत हासिल कर सकता है। फिलहाल चीन अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। जो बड़े बुजुर्गों और शुभचिंतकों की नेक सलाह नहीं मानता ना, जो इतिहास का सबक भूल जाता है और ताकत के घमंड में अंधा हो जाता है, उसे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। चीन आज उसी बर्बादी की राह पर आगे बढ़ चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिस अर्थव्यवस्था के घमंड में चूर होकर अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, वियतनाम को आंख दिखाने लगे थे, उस अर्थव्यवस्था की बुनियाद चीन में डेंग शाओपिंग ने 40 साल पहले रखी। डेंग ने माओ त्से तुंग के साथ भी काम किया था, इसलिए उनको पता था कि माओ की विस्तारवादी नीतियों पर चलकर चीन का भला नहीं हो सकता। उन्होंने अपने तजुर्बे के आधार पर यह फैसला किया था कि चीन को दूसरे देशों के साथ कारोबारी रिश्ते मजबूत बनाने होंगे। चीन की कुख्यात सांस्कृतिक क्रांति के बाद डेंग शाओपिंग ने 1978 में 18 दिसंबर 1978 को आर्थिक सुधारों के लिए बड़े ऐलान किए थे, जिन्हें अमेरिका और यूरोप के देशों ने ओपनिंग ऑफ चाइना पॉलिसी माना था। दुनिया के साथ चीन के कारोबारी रिश्तों की शुरुआत उसी के बाद हुई और 1979 में अमेरिका और चीन के औपचारिक कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत हुई। दूसरे देशों का भरोसा बना रहे, इसलिए डेंग शाओपिंग ने एक मंत्र दिया कि अपनी ताकत की नुमाइश मत करो, बल्कि अपना समय आने का इंतजार करो। इसी नीति पर चलते हुए चीन 2010 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा था। हालांकि उसके बाद चीन में कम्युनिस्ट राष्ट्रवादियों का एक धड़ा दबाव बनाने लगा कि अब चीन को अपनी ताकत दिखानी चाहिए। शी जिनपिंग को जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार की कमान सौंपी जा रही थी, तब उनको चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली ने समझाया था कि ताकत का घमंड और उसकी नुमाइश मत कर। शी जिनपिंग ने शुरू के 5 साल तक तो खुद पर कंट्रोल रखा, लेकिन 2017 में, अक्टूबर में 2017 में दुनिया का सुपर पावर बनने का भूत उनके सिर पर सवार हुआ। उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की नेशनल कांग्रेस में 3.5 घंटे लंबा भाषण दिया। 3.5 घंटे लंबा भाषण, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया में चीन का आर्थिक मॉडल लागू करने और 2035 तक चीन की सेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौज बनाने का ऐलान कर दिया। माओ के विस्तारवादी मकड़जाल से निकालकर डेंग शाओपिंग ने चीन को बड़ी मुश्किल से उदारवादी बनाया था, जिसे शी जिनपिंग ने फिर विस्तारवादी रास्ते पर धकेल दी। यही वजह है कि अब दुनिया भर के देश चीन के खिलाफ एकजुट होने लगे। दक्षिण चीन सागर में साल भर पहले तक अमेरिका उसे अकेले ललकारता, अब उसके साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अमेरिका की घेराबंदी से बौखलाया चीन। दक्षिण चीन सागर में बजाया जंग का नगाड़ा। तिलमिलाया चीन बरसा रहा है आग। समंदर में चीन ने दागे 3000 मिसाइल। चीन अपने ही रवैये से पूरी दुनिया में अकेला पड़ चुका है।
इसके साथ ही अमेरिका ने उसके इर्द गिर्द ऐसा शिकंजा कस दिया है कि अब वो होश भी खोने लगा है। अब तक चीन और अमेरिका के बीच जुबानी जंग ही चल रही थी, लेकिन बौखलाहट में चीन अब एक कदम और आगे बढ़ गया है। चीन अमेरिका के चक्रव्यूह में उलझकर अब अपने जोश और होश दोनों खो रहा है। अमेरिका ने चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए एशिया में हर उस जगह पर अपनी ताकत की दीवार खड़ी कर दी है जहां चीन कब्जे का ख्वाब देखता था। अमेरिका की इस चाल का सबसे बड़ा नुकसान चीन को दक्षिण चीन सागर में हुआ है। दक्षिण चीन सागर पर कब्जे के लिए चीन दशकों से दादागिरी भी कर रहा है और साजिशों का चक्रव्यूह भी बना रहा है, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर हो गया है। इसलिए दक्षिण चीन सागर में चीन पर लगाम लगाने के लिए एक ऐसा गठबंधन तैयार हो गया है जिसने चीन के होश उड़ा दिए हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी पर ब्रेक लगाने के लिए अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत एक साथ आ गए हैं। मकसद इस इलाके में चीन की मनमानी को रोकना। दक्षिण चीन सागर में इस गठबंधन से चीन की नींद उड़ गई। अब वो इस इलाके में अपना दावा मजबूत करने के लिए हथियारों का सहारा ले रहा है। चीन अब पूरे दक्षिण चीन सागर के इलाके को ही जंग का मैदान बना देना चाहता है। चीन की वायुसेना ने दक्षिण चीन सागर में एक युद्धाभ्यास किया है। इस दौरान चीन की सेना ने समंदर में 3000 मिसाइल दागी। साथ ही इस युद्धाभ्यास में चीन के JH-07 बम वर्षक विमान ने भी बम बरसाए। इस युद्धाभ्यास में चीन का J-11B लड़ाकू विमान भी शामिल था। माना जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास का मकसद अमेरिका को चेतावनी देना था। चीन ने यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के 2 युद्धपोत के हटते ही शुरू कर दिया। यही नहीं, चीन की नौसेना ने भी इस इलाके में अपनी गतिविधियां तेज करनी शुरू कर दी। चीन के इस रवैये और अमेरिका के खड़े रुख से साफ है कि दोनों देशों की ये खींचतान अभी लंबी खींचेगी और इसमें हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है। अमेरिका जो है वास्तव में चीन को ऐसा सबक सिखाना चाहता है जो हिस्ट्री में कभी नहीं भूले। ट्रंप तो चीन को तोड़ना चाहते हैं। वो ताइवान, हांगकांग, तिब्बत, मंचूरिया, मंगोलिया वगैरह को इंडिपेंडेंट कराना चाहते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन एक साथ कई मोर्चों पर घिर चुका है। कोरोना को लेकर ऑस्ट्रेलिया पहले ही चीन के खिलाफ हो चुका है। अब दक्षिण चीन सागर में युद्धपोत की आवाजाही को लेकर भी ऑस्ट्रेलिया और चीन में तलवार खिंच गई। विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब ऑस्ट्रेलिया के 5 युद्धपोत दक्षिण चीन सागर से गुजरने लगे। ऑस्ट्रेलिया के युद्धपोत अमेरिका के हवाई की ओर जा रहे थे, लेकिन दक्षिण चीन सागर में ऑस्ट्रेलिया की युद्धपोत को देखकर चीन भड़क उठा और उसे भगाने की कोशिश की। हालांकि लंबी बातचीत के बाद मामला सुलझा लिया गया। दक्षिण चीन सागर से किसी भी देश का जहाज अगर गुजरता है तो चीन इसमें अड़ंगा डालना शुरू कर देता है। इस इलाके में चीन ने बहुत से सैन्य ठिकाने भी बना लिए, जिसके दम पर वो दूसरे देशों के जहाजों को भगाने की कोशिश करता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उसने यही करने की कोशिश की, लेकिन अब दुनिया दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने की तैयारियों में जुट गई। इससे यह आशंका भी है कि इस इलाके में टकराव और बढ़ सकता है।